हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज हम अगेन कंटिन्यू करेंगे हमारी घटना चक्र की साइंस की सीरीज़, जहाँ पे हम अगेन डिस्कस करेंगे साइंस के 10 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एम्फीजिमा इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इन विच द अफेक्टेड ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज़। जो एम्फीजिमा एक डिजीज़ है जो पॉल्यूशन की वजह से होता है, उसमें कौन सा बॉडी ऑर्गन अफेक्ट होता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए लिवर, बी किडनी, सी लंग्स या डी ब्रेन। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लंग्स। ठीक है, एम्फीजिमा जो है वो यूजुअली क्या है, एक हमारा जो हमारे लंग्स है, लंग्स का क्या है, एक डिजीज़ है। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है, हमारी लंग्स जो हैं वो अफेक्ट होती हैं। किस तरह से अफेक्ट होती हैं? यूजुअली जो है हमारे जो एल्वेओलीज होती हैं उन पर ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि एल्वेओलीज है वो मेन साइट है जहाँ पर क्या होता है, हमारी रेस्पिरेशन होती है या हमारा गैशियस एक्सचेंज होता है। मीन्स क्या होता है, हमारा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर डिफ्यूज़ होता है एंड ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर आ जाता है एंड ऑक्सीजन अंदर चला जाता है। अगर एल्वेओलाइज ख़राब हो जाएंगी तो ओवरऑल गैशियस एक्सचेंज ढंग से जो है वो नहीं हो पाता। एम्फीजिमा जो डिजीज़ है वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से होता है एंड वो लंग्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट एस्पिरिन इज नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट है एस्पिरिन के बारे में जो सही नहीं है? ऑप्शन ए, इट इज न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। ऑप्शन बी, एस्पिरिन बिलोंग्स टू नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। ऑप्शन नंबर सी, इट इज इफेक्टिव इन रिलीविंग पेन। या ऑप्शन नंबर डी, इट हैज एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एस्पिरिन बिलोंग्स टू द नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। ठीक है, सभी को पता है कि हमें पता है एस्पिरिन क्या है। हमारी एस्पिरिन जो है वो हम एक पेन किलर की तरह जो है, एक एनाल्जेसिक है जो पेन रिलीवर की तरह जो है वो यूज़ की जाती है। ठीक है, एस्पिरिन जो है वो क्या है, एक न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग है जो ब्रेन पर क्या है, काम करती है एंड हमें पेन से रिलीव करने में क्या करती है, हेल्प करती है। पेन को ट्रीट करती है, या फीवर हो उसको ट्रीट करती है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो उसको ट्रीट करती है। साथ में क्या है, इसको लॉन्ग टर्म में भी यूज़ किया जाता है अगर लो डोजेज में इसको दिए जाएँ। और ये क्या करती है, हार्ट अटैक्स को प्रिवेंट करता है, स्ट्रोक को प्रिवेंट करता है एंड ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को भी क्या करती है, प्रिवेंट करती है। ठीक है, एंड साथ में इट बिलोंग्स टू नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। ठीक है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स को बिलोंग नहीं करती है, इट बिलोंग्स टू नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। जो स्टेटमेंट सही नहीं है अबाउट एस्पिरिन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट एस्पिरिन बिलोंग टू नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉप लॉगिंग इज अ मेथड ऑफ। क्रॉप लॉगिंग जो है वो किस चीज़ का मेथड है? ऑप्शन नंबर ए, सॉइल फर्टिलिटी वैल्यूएशन। ऑप्शन बी, प्लांट एनालिसिस फॉर असेसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर सी, असेसिंग ऑफ क्रॉप डैमेज। या ऑप्शन नंबर डी, टेस्टिंग सूटेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, प्लांट एनालिसिस फॉर असेसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप लॉगिंग को हम यूजुअली यूज़ करते हैं। ठीक है, क्रॉप लॉगिंग एक टेक्निक है, ठीक है, जो हमें हेल्प करती है टू डिटरमाइन द एडिक्वेट लेवल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द गुड प्लांट ग्रोथ एंड यील्ड। ठीक है, कि कितने अमाउंट में जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए अंडर पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड कितने अमाउंट में जो है हम फर्टिलाइजर डालें कि यील्ड अच्छी हो जाए। दैट इज़ द मेथड ऑफ जो है वो क्रॉप लॉगिंग। क्रॉप लॉगिंग की जो टेक्निक है ये कहाँ पे डेवलप की गई थी? ये क्लेमेंट्स ऑफ यूएसए में जो है वो डेवलप की गई थी। ठीक है, वहाँ पे क्या किया था उन्होंने, शुगर केन को ग्रो किया था हवाई में एंड वहाँ पे उन्होंने देखा था कि ग्रोथ जो है ना, जो फर्टिलाइजर्स वो डाल रहे हैं वो कैसे अफेक्ट कर रहा है। मींस फर्टिलाइजर्स जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ कैसे अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, जो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है वो क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि अगर ये क्लाइमेट है, ये वेदर है, तो इतनी रिक्वायरमेंट में फर्टिलाइजर जाएगा। अगर ज़्यादा या कम होगा तो वो क्रॉप यील्ड को अफेक्ट कर सकता है। क्रॉप लॉगिंग एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिससे हम जो है न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट प्लांट के लिए एनालाइज कर सकते हैं और क्रॉप प्रोडक्शन को भी एनालाइज कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर फूड राइपनिंग। फूड राइपनिंग के लिए कौन सा केमिकल जो है वो यूज होता है? तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड, बी, कैल्शियम कार्बाइड, सी, पोटेशियम क्लोराइड, या डी, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड को जो है वो यूज किया जाता है फॉर फूड राइपनिंग। कैल्शियम कार्बाइड के अलावा जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन फ्रूट राइपनिंग एजेंट है, ये
फूड राइपनिंग एजेंट है वो है हमारा जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ इथाइलिन। सो कैल्शियम कार्बाइड को हम कैसे यूज़ करते हैं, इसको जो है हम एसिटिलीन गैस के सोर्स की तरह इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, एंड देन इट कैन बी यूज टू राइप द फूड, ठीक है। बट और ये सिमिलरली काम करता है, जैसे एथाइलिन हमारा काम करता है वैसे कैल्शियम कार्बाइड भी जो है वो काम करता है। कैल्शियम कार्बाइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaC2, सो इट इज़ यूज्ड फॉर फूड राइपनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड हैवी वाटर, किसने हैवी वाटर डिस्कवर किया? ऑप्शन ए हेनरिच हर्ट्ज, ऑप्शन बी HC यूरे, ऑप्शन नंबर जी बेंडल या ऑप्शन नंबर डी जोसेफ प्रिस्टली। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है, पहले तो हम बात करते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर होता क्या है? हैवी वाटर होता है D2O, जिसको हम क्या बोल देते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोल देते हैं। सो ये जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है ये क्या है, किसका आइसोटोप है? हाइड्रोजन का आइसोटोप है, एंड इसका जो वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो हाइड्रोजन से डबल होता है, ठीक है। सो जो हमारा नॉर्मल वाटर होता है, ठीक है, H2O जो हमारा वाटर है, ठीक है, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होता है? 18 होता है, लेकिन जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है उसका मॉलिक्यूलर वेट हमारा 20 हो जाता है। और इस हैवी वाटर की या ड्यूटेरियम और हैवी वाटर की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? वो की थी HC यूरे, जिनका पूरा नाम था हेरोल्ड क्लेटन यूरे। ये एक अमेरिकन केमिस्ट थे और इन्होंने हैवी वाटर की डिस्कवरी की थी इन 1931। सो 1931 में इन्होंने ये डिस्कवरी की थी, एंड इसकी इस डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था इन 1934। सो 1934 में इनको इस डिस्कवरी के लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम केमिकली क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम ऑक्साइड या ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम ऑक्सलेट। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम सल्फेट। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम केमिकली जो है कैल्शियम सल्फेट या फिर ये एक स्लाइट वाइट सा पाउडर है, ठीक है, जो क्या होता है, इट इज़ हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है। हाइड्रेटेड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम यूजुअली कहाँ यूज़ करते हैं? अगर हमें कोई मोल्ड्स बनाने हैं, ठीक है, या फिर मोल्ड्स कास्ट करने हैं, या फिर क्विक सेटिंग पेस्ट जो होता है उसके लिए भी यूज़ करते हैं। एंड साथ में किसी का अगर हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है, पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, तब भी हम इसका प्लास्टर जो है वो लगा देते हैं ताकि हड्डी जो है वो आपस में जुड़ जाए। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, एंड इट इज़ कैल्शियम सल्फेट या इसको हम कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट भी जो है वो बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट्स ऑफ साउंड आर कॉल्ड। साउंड के बेसिक यूनिट्स कौन कौन से? ऑप्शन नंबर ए मॉर्फीम्स, ऑप्शन नंबर बी फोनेम्स, ऑप्शन नंबर सी सिमेंटीम या ऑप्शन नंबर डी सिंटैक्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फोनीम्स। फोनीम्स क्या है? ये एक बेसिक से यूनिट होते हैं, किसके? हमारे साउंड के यूनिट होते हैं। ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है साउंड का, जो क्या है, वो जो पूरी लैंग्वेज में एक मीनिंग ही चेंज कर देता है, लेकिन इसका खुद का कोई एक मीनिंग मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, बट स्टिल द बेसिक यूनिट ऑफ साउंड इज फोनीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटेक्निक इन विच अल्ट्रासोनिक साउंड इज यूज्ड। ऐसी बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक साउंड यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सोनोग्राफी, बी ECG, ऑप्शन सी EEG या ऑप्शन नंबर डी एक्सरे। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो अल्ट्रासोनिक साउंड, ऐसी बायोटेक्निक जहाँ पर अल्ट्रासोनिक साउंड यूज़ की जाती है दैट इज सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा, सोनोग्राफी एक ऐसा एक क्लिनिकल टेस्टिंग, एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है जो क्या यूज़ करता है? अल्ट्रासोनिक साउंड यूज़ करता है या अल्ट्रासाउंड जो है वो यूज़ करता है, ठीक है, डिटेक्शन के लिए। तो सोनोग्राफी यूजुअली कब की जाती है? जब भी अब ये कई बार देखो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, ठीक है, उनकी सोनोग्राफी जो है वो की जाती है, जैसे इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ठीक है। सो इस तरह से ये मॉनिटर होता है। सो यहाँ पर ये जो है हम पूरा पिक्चर में देख सकते हैं कि क्या है, एम्ब्रियो है, ये जो फीटस है उसकी डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है, यानी जो बेबी है, ठीक है, बेबी के सारे पार्ट्स जो हैं वो अच्छे से डेवलप हो रहे हैं, यानी कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, ठीक है, हेल्दी है एम्ब्रियो, हेल्दी फीटस है। वो सारा डायग्नोस करने के लिए जो है सोनोग्राफी को यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे काफ़ी वाइडली यूज टेक्निक है, ठीक है, मेडिकल साइंस में इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम। जब भी हम वाटर को हीट करते हैं 0 डिग्री से 10 डिग्री तक तो वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ता है? ऑप्शन ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी डज नॉट चेंज, या ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। पहले डिक्रीज करती है और इंक्रीज करती है। यूजुअली लिक्विड्स क्या होते हैं, अगर लिक्विड्स का क्या करते हैं हम, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है, लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं होता है। जब 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम वाटर को जब हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, पहले उसका वॉल्यूम पहले डिक्रीज होता है एंड 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो ऑर्डिनरी लिक्विड की तरह वापस से वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज करने लग पड़ता है। सो इसीलिए जब भी वाटर को हम हीट करेंगे फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस तो पहले बीच में 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा एंड देन फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, वॉल्यूम पहले डिक्रीज होता है एंड उसके बाद वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन बॉडी द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। प्रोटीन डाइजेशन कहाँ पर शुरू होता है? ऑप्शन ए लिवर, बी माउथ, सी स्मॉल इंटेस्टाइन, या डी स्टमक। से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी स्टमक। जो प्रोटीन्स हैं वो स्टमक में डाइजेस्ट होना शुरू होते हैं। यूजुअली अगर डाइजेशन की बात करें, डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होती है? डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन माउथ में क्या डाइजेस्ट होते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो डाइजेस्ट होते हैं बाय द एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। लेकिन अगर प्रोटीन्स की डाइजेशन की बात करें तो वो कहाँ पर होती है? स्टमक में जो है उसकी डाइजेशन जो है वो होती है। स्टमक में कैसे होती है? स्टमक में हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या रिलीज करते हैं, जो एंजाइम रिलीज करते हैं पेप्सिन, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को जो है वो कन्वर्ट कर देता है इनटू, प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है एंड देन पेप्टाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स एंड ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये पेप्टाइड्स होते हैं, देन दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन ये पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट हो जाते हैं। सो प्रोटीन्स का डाइजेशन जो है वो स्टमक में शुरू होता है। सो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस।